नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 6-7 मिनट ही आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अचानक उग्र हिंदुत्व वाले तेवर अपनाने लगे हैं। मेरा खुद का अनुभव है कि जब-जब बीजेपी का नेता जो आम तौर पर इस उग्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है, जब वो इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब उसकी कुर्सी खतरे में है। कहीं न कुछ ऐसा हो रहा है जो वो लाइमलाइट में आना चाहता है। तो क्या सीपी जोशी की कुर्सी खतरे में है और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को उनकी जगह प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है? ये कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल भी रहा है। तो सोशल मीडिया से क्या प्रभावित होकर सीपी जोशी ने ये बयान जारी कर दिया जिसमें बिना राहुल गांधी का नाम लिए उन्होंने कहा कि नेता ऐसा है जो बीफ खाता है, बीफ यानी गाय का मांस खाता है और फिर सदन में आकर महादेव की तस्वीर दिखाता है। बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है अपनी तरफ से अगर बिना सबूतों के दिया गया बयान है। क्या सीपी जोशी साहब की राहुल गांधी जी के रसोइये से कोई जान-पहचान है जहाँ से उनको खबरें मिल जाती हैं? वैसे राहुल गांधी इन दिनों सोनिया गांधी अपनी माँ के साथ रह रहे हैं, अलग से कोई घर नहीं लिया। या सदन में कुछ ऐसा नियम है कि बीफ खाकर कोई सदन में आकर शिव जी की तस्वीर को नहीं दिखा सकता? अब वो तो सत्ता पक्ष में बैठते हैं सीपी जोशी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी बगल में बैठते हैं, उन्हीं से वो पूछ लेते। किरण रिजिजू तो 24 घंटा हिंदू, 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 राम, राम, राम मंदिर की तमाम बातें करते हैं, लेकिन वो तो बीफ खाते हैं। वो तो खुद बोल चुके हैं कि मैं गाय का मांस खाता हूँ। वो नॉर्थ ईस्ट से जिस इलाके में आते हैं, वहाँ खाया जाता है, तो वो खाते हैं। गोवा के अंदर बीजेपी की सरकार है, वहाँ होटलों में, रेस्टोरेंट में बीफ परोसा जाता है। केरल में भी परोसा जाता है, जहाँ कम्युनिस्टों की सरकार है। आगे सीपी जोशी साहब कह रहे हैं कि जो हिंदू की के लिए कहता है कि हिंदू हिंसक होते हैं, तो हिंदू की अगर त्योरियाँ चढ़ गई, हिंदू इसको सहन नहीं करता है, हिंदू अगर की त्योरियाँ चढ़ गई तो ऐसे नेता को इटली जाना पड़ेगा। यानी एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व के बहाने। ऐसा सीपी जोशी करते नहीं हैं, मैंने नहीं देखा। तो फिर वही सवाल उठता है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा तो अभी तक अड़े हुए हैं कि वो अपना इस्तीफ़ा कतई कतई वापस नहीं लेंगे। कल वो सवाई माधोपुर में थे, सर्किट हाउस में बैठक कर रहे थे, वहाँ सांसद महोदय हरीश मीणा आ गए, दोनों के बीच में ठिठोली, हँसी-ठिठोली भी होती रही। फिर वहाँ पत्रकारों को कहा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कि मैं विधायक की हैसियत से आया हूँ, मैं अपना इस्तीफ़ा वापस लेने वाला नहीं हूँ। पार्टी के अंदर गहन मंथन हो रहा है कि चूँकि आदिवासी वोट बैंक का सवाल है, चूँकि मीणा आदिवासियों के एक बड़े नेता हैं, समाज के निचले तबकों में, ग्रामीण इलाकों में उनकी अभी भी ठीक-ठाक पैठ है। अभी भी ठीक-ठाक पैठ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने खुद ही दर्द झेला कि 45 साल जो मेरे साथ रहे, वही साथ नहीं दे रहे। तो बीजेपी को लग रहा है कि जब कांग्रेस संविधान खत्म करने का कन्फ्यूज़न अभी तक बनाए हुए है, आरक्षण खत्म करने की बात कांग्रेस कह रही है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो ऐसे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अगर प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाती है, तो वो ये मीणा वोट हैं, उसके साथ-साथ शेड्यूल्ड ट्राइब वोट हैं और कुछ हद तक शेड्यूल्ड कास्ट वोट भी अपने साथ लाने में कामयाब हो जाएँगे, जो बीजेपी से छिटक के ओबीसी वर्ग में भी पैठ बढ़ा सकते हैं। इसको लेकर क्या सीपी जोशी में धुकधुकी बंधी हुई है? उनको लग रहा है कि उनकी गद्दी चली जाएगी। वैसे भी जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल खत्म हो गया है, एक्सटेंडेड कार्यकाल भी खत्म हो गया है, 31 दिसंबर तक का एक्सटेंशन मिल गया है, उसके बाद नया अध्यक्ष आएगा, नया अध्यक्ष नए हिसाब से सारी चीज़ें करेगा। तो सीपी जोशी की गद्दी तब बचेगी, नहीं बचेगी इतना तो नहीं मालूम। लेकिन फ़िलहाल उनका जो रिएक्शन आया है, मुझे लगा कि उसके पीछे की कुछ कहानी जानने की कोशिश करते हैं। एक बार किरण रिजिजू साहब से पूछ लेना चाहिए कि साहब वो क्या लंच में कभी-कभी बीफ खाकर तो नहीं संसद में आते और बगल में तो नहीं बैठते? संसदीय कार्य मंत्री हैं। पूछ लेना चाहिए, पूछने में क्या है? चलिए यहाँ से कांग्रेस की तरफ जाते हैं। कांग्रेसियों का प्रिय शगल क्या है? बीजेपी को गाली देना। देनी भी चाहिए, विपक्ष में है, सत्ता पक्ष में वो है।
अब क्या हुआ कि 11 सीटें कांग्रेस जीत गई और विपक्ष को गाली देने का सत्ता पक्ष को गाली देने का कोई कारण ढूँढ मिल नहीं रहा और कांग्रेसियों को लग रहा है कि अभी विधानसभा के उपचुनाव होंगे, तब तक अपने जो तीर हैं वो तरकश में ही रखे जाएँ। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में वही करते हैं जो कांग्रेस के नेताओं का प्रिय शगल है, अशोक गहलोत की घेराबंदी कर ली जाए। हरीश चौधरी ने यही किया। बहुत सीरियस किस्म की बातें कही, इस तरह की बातें पहले मैंने नहीं सुनी थी उनके मुँह से। बिना अशोक गहलोत का नाम लिए फ़ोन टेप कराने के मामले में कि ऐसा व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता और सचिन पायलट के लिए तारीफ़ में तो 10 शब्द कह सकते हैं, 20 शब्द आप कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के काबिल हैं, मैं उनकी काबिलियत को सलाम करता हूँ। तो क्या कुछ पकड़ा है नए सिरे से सचिन पायलट और हरीश चौधरी के बीच में? आखिर सचिन पायलट का सियासी कद लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें जो उनके कारण बीजेपी हारी, कांग्रेस जीती, उनका सियासी कद बढ़ा है और विधानसभा के उपचुनाव में भी उनको एक बार फिर अपनी पैठ जमाने का ठीक-ठाक मौका मिलेगा। ये बात भी कही जा रही है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि अशोक गहलोत पर हमले करके ही राजनीति आगे बढ़ेगी या बीजेपी पर, जैसा कि सचिन पायलट हमला करते रहे हैं, अभी भी पूरी उनकी जो अ, पूरा दबाव रहता है वो बीजेपी पर ही रहता है। अभी भी उन्होंने हाल ही में भी बीजेपी को कोसा कि किस ढंग से बीजेपी लोकसभा चुनाव के दौरान कथनी-करनी में अंतर रहा। अभी भी वो महँगाई, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों को नहीं उठा रही है। तो इस तरह की बातें, लेकिन राजस्थान की राजनीति में जब तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, जैसे संपत्ति का 2 भाइयों के बीच में बँटवारा होता है, अंतिम बँटवारा नहीं होगा और बाप की भूमिका में मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आएँगे, तब तक बड़ा भाई, छोटा भाई आपस में लड़ते रहेंगे। हालाँकि उम्र का अंतर इतना है कि सचिन पायलट को अपना बेटे जैसा बताते रहे हैं अशोक गहलोत, वो कहानी अलग है। अशोक गहलोत थोड़ी स्टेट्समैन की भूमिका में हैं इन दिनों। थोड़ा बीमार थे, कमर में शायद दर्द था या बिस्तर पर थे। अब वो गिग वर्कर वाला जो वो खुद अपने समय में कानून लेकर आए, दिया कुमारी ने उसके लिए 250 करोड़ का फंड रखा है, उसके लिए तारीफ़ की उन्होंने एक, ये नई बात थी। लेकिन भजनलाल शर्मा को कोसने से वो बाज नहीं आते। हुआ ये कि भजनलाल शर्मा ने अभी कह दिया कि साहब छत्तीसगढ़ के अंदर एक कोयला माइन है, कोयला खदान है जिस पर खनन की अनुमति वहाँ की जो बीजेपी की सरकार है, विष्णुदेव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे परमिशन मिल गई है। तो ये कहकर उन्होंने वाहवाही लूटनी चाहिए। इस पर क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने पूछा विष्णु जी से कि भजनलाल जी तो ये कह रहे हैं, विष्णु जी ने कहा ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी परमिशन नहीं दी है और ऐसी कोई बात नहीं, हमने इस तरह की अनुमति नहीं दी है। इस खबर को ले उड़े अशोक गहलोत और उनकी तरफ से बयान भी आया है कि भजनलाल शर्मा मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को झूठ बोल रहे हैं। ये इनका एक बयान आया है। चलते-चलते बात कर लेते हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल की बात इसलिए भी करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मानगढ़ में अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग एक बार फिर ज़ोर पकड़ रही है। वहाँ बांसवाड़ा में भारतीय आदिवासी पार्टी का बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही में थोड़ा-सा दखल बढ़ता जा रहा है। राजकुमार रौत कांग्रेस से गए हुए बहुत बड़े आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय को 2.5 लाख, पौने 3 लाख वोट से जो बीजेपी में चले गए थे, हराकर जीते हैं। बीजेपी को लग रहा है कि मेवाड़ में उनका दबदबा रहा है, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी एक नए प्रतिद्वंदी के रूप में उभर रही है। ऐसे में वहाँ के आदिवासियों का महाराष्ट्र, इसके अलावा मध्य प्रदेश, आसपास के तेलंगाना, 3-4 ज़िलों के करीब 49 ज़िलों को मिलाकर, 3-4 राज्यों के 49 ज़िलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग एक बार फिर ज़ोर पकड़ रही है। हालाँकि राजस्थान के जो भजनलाल सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण होता है अलग से, जाति के नाम पर कोई राज्य नहीं बन सकता और हम उनकी मांग की अनुशंसा केंद्र तक नहीं पहुंचा सकते। कांग्रेस के नेता अर्जुन बामणिया ने कहा है कि भील प्रदेश बनना चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष में रहते थे तो कहानी उनकी दूसरी रहा करती थी। इस संदर्भ में भी किरोड़ी लाल मीणा की इम्पोर्टेंट भूमिका हो जाती है क्योंकि वो खुद एसटी हैं, आदिवासी हैं,
एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं और ऐसे में दक्षिण राजस्थान में जो उबाल मचा है, उसको अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो क्या सँभालने में कामयाब होंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। तो सीपी जोशी को ये क्या कुछ नया और करना पड़ेगा? इतने-इतने तो आरोप लगा दिए, अब कोई नए आरोप लगाएँगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।